भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार और सोनाली का भी नमस्कार। नमस्कार सोनाली, कैसी हैं आप? मैं मजे में हूँ और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां सहेलियां श्रोतागण बहुत आनंद से होंगे और त्योहार की तैयारियों में लग गए होंगे ना। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि होली का त्योहार बस ये आने वाला है और हम सब इसकी तैयारी में लगे हैं। बहुत ही उत्साहित है सभी लोग और खरीदारी करने निकल पड़े हैं। आप तो बहुत दूर से आती है, थोड़ा बताइए ना कि बाजार का माहौल कैसा है। मौसम भी तो बहुत गर्म हो रहा है। बहुत गर्म है, ऐसे लग रहा है कि मार्च का महीना ना हो कि मई का महीना है। इतनी गरम गरम लू जैसी हवाएं चल रही है। पर देखिए ना, इतनी गर्मी में भी लोगों का जो है ना आनंद उल्लास का जो माहौल है ना, वो वैसा ही बाजार भरे हुए हैं, रंग है जिधर उधर है, पिचकारियां हैं और मिठाइयों की दुकान भी सज चुकी है ना? तो कोई मिठाई खरीद कर लाई कि नहीं लाई मेरे लिए? मिठाई बना कर लाई हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। पर पता है कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि हम बचपन में लौट जाएं। ये जो पिचकारियां जब हम देखते हैं तो कितना मन मचलता है, अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हम ऐसी पिचकारियां लेकर छोड़ा करते थे। और फिर है ना, वो एक दिन पहले ये सोचते थे कि भाई इतना और बुरा कपड़ा कौन सा होगा हमारे पास में, जो पहना जाए, है ना। बुरे से बुरे कपड़े खोजते थे, पुराना जो कपड़ा होता था उसको कि खराब न हो जाए और रंगों से भर जाएगा, तो गीला हो जाएगा, उसको आगे जाके फेंकना ही है उस कपड़े को। उस कपड़े को खोजने में हमारा कितना वक्त निकल जाता था। बिल्कुल एक तैयारी के साथ हम लोग त्योहार मनाते थे और आज के बच्चे भी वही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं तो बच्चे अपनी तैयारी में भी लगे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और जो लोग त्योहार मनाना चाहते हैं वो पहले ही पढ़ाई निपटा भी लेते हैं, ये त्योहारों का भी आनंद लेते हैं। यही होना भी चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई को पहले ही कर लें और आसपास जो भी त्योहार आ रहे हैं उनका भी भरपूर आनंद आप उठाएं। तो आज हम किन विषयों का आनंद उठाने वाले हैं? जी, तो सबसे पहले तो आज एक खास दिन है। आज सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है आज। अच्छा। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी है। और एक दिन है आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस, CISF का दिन है आज जी। तो उसका भी जिक्र हम आज करेंगे। और सखी विशेष में आप किसे ले रही हैं? मुक्केबाज लोवलीना बोरगोहिन, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। अच्छा। और व्यंजन के रूप में क्या लेकर आई हैं? आज व्यंजन जो है ना कुछ अलग है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं हमारे घर, मेहमान आ गए हैं और उसके बाद में मेहमान आने के बाद में खाना तो बन गया इतना सारा, अब खाना अगर बच गया है तो क्या रोज के जीवन में तो हमारा खाना नहीं बचता है कि ठीक है जितने लोग हैं उतने उस हिसाब से हम बनाते हैं। पर कभी कभी ऐसा बहुत सारा बच गया तो क्या किया जाए, तो फिर अगर कुछ ऐसे व्यंजन, उससे हमारी बहुत सारी सखियों ने, श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लिख कर भेजी है। हालांकि रोज नहीं होना चाहिए कि रोज बच रहा है खाना, रोज हम, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बासी भोजन नहीं करना है और खासतौर से इस गर्म मौसम में तो ताजा ही खाना खाना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो आप उसके दूसरे व्यंजन बना सकती हैं। तो हमारी बहुत सारी सखियों ने, श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी लिख कर भेजे, तो आप भी लिखिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या करती हैं? क्या, और हम भी बताएंगे कि अगर हम क्या करते हैं। हमारे घर में अगर दाल बच गई तो हम उसका क्या उपयोग करते हैं या फिर रोटियां बच गई तो उसका क्या बनाते हैं। जी बिल्कुल। भाई देखो सोनाली, महिलाओं ने तो न जाने कहाँ कहाँ परचम फैला रखा है ना। हर क्षेत्र में, ऐसा कोई भी क्षेत्र बचा जहाँ वो छूती रही हो। और ऐसा ही एक क्षेत्र है न्यायाधीश बनने का। स्त्री का जो सफर है, घर की होम मिनिस्टर से लेकर न्यायाधीश बनने तक का जो सफर है, बहुत ही बेहद खूबसूरत है। संघर्षों से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हम मना रहे हैं। जी, तो प्रतिवर्ष 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ये दिन 10 मार्च 2022 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई और महिलाओं द्वारा जज के रूप में दिए गए और दिए जा रहे जबरदस्त योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इस खास दिन पर विश्व भर में महिला जजेस द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की जाती है और न्यायपालिका प्रणाली में महिलाओं की उपस्थिति लोगों में न्यायालय के प्रति विश्वास को और भी मजबूती प्रदान करता है। और हमारे एक साथी ने लिखा है, यह विशेष दिन दुनिया भर में महिला न्यायाधीशों की न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। साथ ही इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को कानून और न्यायपालिका में करियर बनाने के लिए भी
प्रेरित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है ताकि न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को पहचाना जा सके। न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी निष्पक्षता, समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायिक संस्थाओं की वैधता को मजबूत करती है और समावेशिता एवं न्याय का भी संदेश देती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, भाई महिला न्यायाधीश तो है, अपने यहाँ जो न्याय के प्रति सजग रहते हुए न्यायालयों की शोभा बढ़ा रही है। जब अपने देश में ही ये अपने उद्देश्य पर अग्रसर है, फिर इनकी वैश्विक उपस्थिति भी स्वाभाविक ही है। ऐसे में इनके विकास और प्रसार सह प्रगति हेतु आज का यह वैश्विक महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पर हमारे और भी श्रोता अपने विचार लिख रहे हैं कि महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है और क्या बात है, इसी महीने में महिलाओं से जुड़े 2 खास दिन भी आ गए हैं। एक विश्व महिला दिवस और आज है विश्व महिला न्यायाधीश दिवस। सोने पे सुहागा। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस घोषित करने का संकल्प संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2021 28 अप्रैल के दिन लिया गया था, जो 10 मार्च 2022 के दिन पहली बार ये दिन विशेष रूप से मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य है महिला जजों द्वारा किए गए प्रयासों और योगदानों को मान्यता प्रदान करना है। तो हम सारी महिला न्यायाधीशों को हम बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो हम सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने अपने घर की न्यायाधीश ही हैं। लेकिन जब वो पढ़ाई करती हैं और निरंतर आगे बढ़ती हैं और एक महिला न्यायाधीश का पद संभालती हैं, तो फिर उनकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं और वो देश के लिए, विश्व के लिए बहुत कुछ कर पाती हैं और न जाने कितनी महिलाओं और लड़कियों के लिए वो एक उदाहरण बनती है, मिसाल बन जाती है। सोनाली, हमारे देश की महिलाओं ने अपनी विद्वता की कहें, अपनी पढ़ाई की कहें, अपने व्यक्तित्व की ऐसी छाप छोड़ी कि साल दर साल स्थितियां महिलाओं की सुधरती गईं और वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होती गईं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सावित्रीबाई फुले से, है ना। आज उनकी खास पुण्यतिथि है और उनके बारे में तो वैसे सभी जानते हैं कि वो एक समाज सुधारक थी, शिक्षाविद थी और कवयित्री थी। वे हमारे देश की पहली महिला शिक्षक थी और उन्होंने समाज के हर वर्ग की महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया था। यानी आज उनके प्रयासों के कारण आज कितनी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल। और सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और छोटी सी उम्र में इनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, पर शादी के बाद शिक्षा के प्रति उनकी रुचि और लगन को देखकर उनके पति बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षित करने का निश्चय किया। बिल्कुल सही कहा। और आगे चलकर सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। जब वे स्कूल जाती थी तो कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था और वे सावित्रीबाई के ऊपर गंदगी है, मिट्टी है, कई तरह की चीजें फेंक दिया करते थे उनके विरोध में, ताकि वे डरकर घर से बाहर न निकलें। लेकिन उन सभी लोगों का सावित्रीबाई ने डटकर मुकाबला किया, वे कभी डरी नहीं। वे साथ में अपने एक साड़ी लेकर निकलती थी। अपनी थैली में एक साड़ी रख लेती थी कि लोगों ने उनके ऊपर गंदगी बरसा दी तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। स्कूल जाकर साड़ी बदलती थी और अपना जो है काम उन्होंने बहुत बखूबी किया। कितना बड़ा कदम था, निडरता के साथ कितना उन्होंने संघर्ष किया और उनके साहस को हम सैल्यूट करते हैं कि लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने महिलाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए, परिवार के लिए जो त्याग दी गई हैं महिलाएं, उनके लिए एक आश्रम खोला और उन महिलाओं को शिक्षित किया, साथ ही आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया गया। और 1851 में उन्होंने पुणे और आसपास के क्षेत्र में लगभग 18 स्कूल खोले और उनके नेक कार्यों के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1852 में सम्मानित किया गया। 1873 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की भी स्थापना की थी। बहुत महान कार्य सावित्रीबाई फुले ने किए और उनकी जो ये प्रयास थे वो बहुत ही रंग लाए। और देखिए आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं। वो एक प्रेरणा का पुंज बनकर हमारे सामने आज भी विद्यमान है, जलती हैं, हम आज भी वो हमें प्रकाशित करती हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सावित्रीबाई फुले आजादी के पहले तक भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे की होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वो कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। जब वो स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर
ऊपर पत्थर फेंकते थे, इन सब के बावजूद वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और महिलाओं को और लड़कियों को उन्होंने शिक्षा का हक दिलवाया। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। जी, हमारी एक सखी लिखती है कि 1897 में पुणे में मुंडवा गांव में प्लेग ज़्यादा फैला हुआ था। तब माँ सावित्री ने समाज के लोगों को बचाने के इरादे से गांव के बाहर टेंट लगवाए। उनका दत्तक सुपुत्र डॉक्टर था, उसकी देखरेख में माँ साऊ ने लोगों का इलाज करती थी। गांव से बाहर दूर लगे टेंट में लोगों को खुद अपनी पीठ पर लादा कर लेकर जाती थी। ऐसे में उन्हें प्लेग की बीमारी ने जकड़ लिया और आज ही के दिन माँ का निधन हुआ। सन 1897 बहुत दुख झेले इस दैदीप्यमान शलाका ने। महिलाओं के लिए माँ साऊ ही स्त्री वर्ग के उद्धार की प्रणीति है। उनका उपकार 100 जन्म भी ले तो नहीं फिटेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि कितना उन्होंने त्याग किया है ना, किस तरह से सुनकर ही पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। करना तो बहुत दूर की बात है कि हम इस बारे में सोच भी पाए। यानी उस वक्त जब मेडिकल की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, हाँ। उस वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने उन महिलाओं का, उन लोगों का इलाज किया, उनको उनकी सेवा की और खुद वो उस बीमारी से चल बसी, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं छोड़ी, उन सभी लोगों का ध्यान रखा। एक श्रोता लिखते हैं कि सामाजिक उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत रही मराठी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर प्रणाम। स्त्री सशक्तिकरण की स्मृतिशिला पर आपका अप्रतिम अभिलेख सदैव अविस्मरणीय रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं, सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथि। भाई, अपने देश सावित्रीबाई फुले के सम्मान में एक नगर ही है। इन्होंने अपने विवेक बुद्धि से समाज के लिए तो कार्य ही किया, अपितु महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही प्रयासरत रही। उन्हें उनके पुण्यतिथि पर विशेष नम्र। बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली कि सावित्रीबाई फुले का जो योगदान था वो भुलाए नहीं भूलता, और हम कितने भी जन्म ले लें उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज बड़े दिनों के बाद सखी सहेली लाइव सुन रहा हूँ। नहीं तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दोपहर को एपिसोड होने के बाद दूसरे दिन यूट्यूब पर सुनता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र अभिवादन। आज उनके अतुलनीय कार्य की वजह से हमारे समाज की महिलाएं सुशिक्षित होकर आसमान छू रही है। उन्होंने तब लगाया हुआ बीज आज एक बड़ा वटवृक्ष होकर कईयों को शीतल छांव दे रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और साथी लिखते हैं कि सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर हमें उनके संघर्ष और आदर्शों को याद करना चाहिए। वे हमें सिखाती है कि शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर। तो हमारे श्रोता लगातार हमारा कार्यक्रम सुन भी रहे हैं और उन्होंने जैसा कि कहा कि आज उन्हें सुनने का मौका मिला है, तो ऐसा ही मौका हमारे अन्य दिनों में भी आप निकालिए ताकि आपके जो अनमोल विचार हैं हम तक पहुंच पाएं और हम अपने कार्यक्रमों में आपके जो विचार हैं वो शामिल कर पाएं। क्योंकि जो श्रोताओं के कमेंट्स होते हैं ना, उससे इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा था 4 चांद नहीं 8 चांद कहो। फिर अब मैं 16 कह दूं? बिल्कुल कह सकती हो, क्योंकि उनके विचार ही हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। और हम बहुत सारे विषय तो इसलिए भी चुनकर लाते हैं कि हमारे श्रोताओं की पसंद के विषय होते हैं, सचमुच, और वो खूब लिखना पसंद करते हैं। अभी आज हमारे श्रोता भर भर के व्यंजन लिखकर भेज रहे हैं। भाई भूख लग जा रही है बार बार आपके ऐसा कह देने से तो मुझे। और हमारे श्रोताओं को पता है कि मंदाकिनी जी कार्यक्रम के बीच में व्यंजन की बात आते ही खाने की बात करेंगी, तो वो फटाफट लिख के रेसिपी भेज रहे हैं ताकि हमारा जो है पेट भर जाए। और सोनाली, अब क्या करने जा रही हो? अब हम याद करेंगे हमारे विशेष सखी विशेष को। लवलीना को। जी। तो बताइए लवलीना के बारे में। मुझे लगता है कि लवलीना के बारे में हमारे सभी श्रोता जानते हैं। वो एक मुक्केबाज हैं और उनका पूरा नाम है लवलीना बोरगोहिन। तो लवलीना की अगर हम बात करें तो उन्होंने भारतीय मुक्केबाजी में महिलाओं की उस विरासत को आगे बढ़ाया है जिसकी शुरुआत दिग्गज मेरी कॉम ने की थी। जी, और 2 अक्टूबर 1997 को जन्मी लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बारोमुखिया नामक एक दूर दराज के गाँव में उनका बचपन बहुत चुनौतियों भरा था। अपनी बड़ी बहनों लीचा और लीमा से प्रेरित होकर लवलीना ने किशोरावस्था में ही थाई किक बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दिया था। और उन्होंने 2012 में 14 वर्ष की आयु में गुवाहाटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्षेत्रीय केंद्र में मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना भी शुरू कर दिया था। और 2012 में उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। साथ ही वर्ष 2013 में सर्बिया के राष्ट्रीय महिला जूनियर कप में भी रजत पदक जीता। और 2017 में पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक 2017 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और
2019 में फिर एक बार कांस्य पदक जीता और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में लवलीना एकमात्र मुक्केबाज थी जो पदक जीतकर लौटी थी। और एशियाई मुक्केबाजी की अगर हम बात करें चैंपियनशिप की, तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कर्ण 2022 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और वर्ष 2022 में लवलीना को असम पुलिस में डीएसपी के रूप में शामिल किया गया। और लवलीना बोरगोहेन को आगे भी खूब सफलता मिले, वो हमारे देश का नाम रोशन करती रहे, यही हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी कुछ कमेंट्स लिख कर भेजे हैं ना मंदाकिनी जी? हाँ बिल्कुल। तो हमारे एक साथी लिखते हैं, बरगोहाई का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट जिले में हुआ था। उनके माता पिता का नाम टिकेन बरगोही और मामोनी बरगोहीन है। उनके पिता टिकेन एक लघु स्तरीय व्यापारी है और अपनी बेटी की आकांक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा। उनकी बड़ी जुड़वा बहनें लीचा और लीमा ने भी राष्ट्रीय स्तर पर किक बॉक्सिंग में भाग लिया, किंतु उसे आगे जारी नहीं रख सकी। बरगोही ने अपना करियर एक किक बॉक्सर के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में मौका मिलने पर मुक्केबाजी में परिवर्तित कर लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने उनके हाई स्कूल बरपथर हाई स्कूल में ट्रायल करवाया, जहां से लवलीना ने भाग लिया। प्रसिद्ध कोच पदम बोरो ने उनके प्रतिभा को पहचाना और उनका चयन किया। बाद में उन्हें मुख्य महिला कोच शिव सिंह द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। 2022 में लवलीना को असम पुलिस में प्रशिक्षु उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में शामिल किया गया। लवलीना ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली असमिया खिलाड़ी है, जिसके मद्देनजर उन्हें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम पुलिस में भी शामिल कर लिया। क्या बात है, कितनी खूबसूरत जर्नी है और कितनी संघर्षों से भरी, चुनौतियों से भरी। और मुक्केबाज बनना कोई आसान काम नहीं है सोनाली, कठिन काम है ना? कितना शरीर कितना मजबूत, शरीर को फौलादी बनाना पड़ता है और उसके लिए कितनी कसरत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घंटों घंटों पसीना बहाना पड़ता है, खाने का ध्यान, रहने का, सोने का, उठने का, हर वक्त एक कहते हैं ना कि अर्जुन की आंख जिसे कहते हैं, वो जब एक खिलाड़ी के भीतर होती है या किसी भी कलाकार, प्रतिभाशाली कलाकार जब उस आंख को, अर्जुन की आंख को देखता है, मछली की तरफ उसका निशाना होता है, तब जाकर वो कुछ बन पाता है। तो ऐसे ही इन्होंने मेहनत की और लवलीना ने आज ये मुकाम हासिल किया है। हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे और भी ढेर सारे मेडल जीत कर लाए। और बिल्कुल, और देश की अन्य जो आने वाली संतति है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए वो एक मिसाल बनके उन्हें भी सिखाएं और आगे उन्हें रास्ता दिखाएं कि किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। जी मंदाकिनी जी, आज एक और खास दिन है। आज है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस। बिल्कुल सही कहा, CISF जी। तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2800 कर्मियों की क्षमता के साथ की गई थी। अब इन कर्मियों की संख्या तकरीबन 2 लाख के आसपास हो गई है। बिल्कुल सही कहा। और आपने कर्तव्यों में संवेदनशील सरकारी इमारतें, संसद परिसर, दिल्ली मेट्रो की रखवाला और हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रदान करना है इनके कार्यों में। मतलब ये जितने भी स्थान है, इनकी सुरक्षा को ये बनाए रखता है। और CISF जो है निजी उद्योगों के साथ साथ भारत सरकार के अन्य संगठनों को भी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। आपदा में भी CISF की अहम भूमिका होती है। जी, CISF के पास एक फायर विंग है जो भीषण आग लगने के दौरान मदद करती है, जहां CISF अपना पहरा भी देती है। और CISF का नारा है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। हम CISF के सारे कर्मियों को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल देते हैं, क्योंकि CISF के जो जवान हैं वो अपना पूरा भरपूर सहयोग देते हैं। जैसे ही कोई आपदा आती है, जरूरतमंद का ध्यान रखना होता है, तो पूरा जो दल है वो आगे बढ़कर सेवाएं अपनी देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम सैल्यूट करते हैं। ला 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 ला। अब आने वाला है व्यंजन खाने को, है ना? तो फिर दो मुझे दे दो। अब जो आप बना के लाई हो, कल आपने कहा कि रोटी सब्जी सब बच गई थी और आपने उस बचे हुए खाने से व्यंजन बना लिया था। मैंने उसकी फ्रैंकी बना ली। मैंने रोटी ले ली, उसमें फिर लाल वाली चटनी लगा दी, उसमें सब्जी लगा दी, उसमें सेव डाल दी, फिर कच्चा प्याज डाल दिया, चीज कद्दूकस कर ये लीजिए, उसकी फ्रैंकी बना के आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे लाओ, दो ना, बताइए मुझे। थोड़ा खा के देख लो, पहले खा लो ना, खा लो।
आहा, क्या बात है, क्या बात है। ये तो कैसा बहुत है स्वाद, स्वादिष्ट, कैसा है? बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है ना? कैसे बनाया? बता तो दिया। अरे ये रोटी बच गई थी, उसमें सब्जी ऐसी फैला दी उसके ऊपर। अच्छा। उस पे चीज डाल दिया, उस पे सेव डाल दिया, उसमें बारीक कटा प्याज डाल दिया, उसको फोल्ड कर दिया, रोल बना लिया, उसको बटर के साथ तवे पे सेक लिया और बस सर्व कर दी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे श्रोताओं ने भी देखिए कितना लिखा है। वो बता रहे हैं कि मेरे घर कभी सुबह की दाल बच जाती है तो रात में उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डालकर तड़का लगा देती हूँ, जो कि रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कभी चावल बच जाते हैं तो उनको मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेती हूँ, इसमें नमक, जीरा, कलौंजी डालकर मिक्स करके छोटी छोटी बड़ी बनाकर धूप में सुखा देती हूँ। जब पूरी तरह सूख जाता है तब उसको चाय के समय छान लेती हूँ तेल में तल के, और डीप फ्राई करने से वो फूलकर खूब बड़े हो जाते हैं, तब उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी जो दाल बच जाती है उसे गेहूं के आटे में मिलाकर गूंथ लेती हूँ और उसकी रोटियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। और कभी कभी जब घर में रसगुल्ले आते हैं तो उसका रस जो बच जाता है उसके पुए बना लेती हूँ। क्या बात, क्या बात। ये महिलाओं को, यानी हम सब नारियों को इस तरह से भगवान ने ऐसे कुछ शक्ति है, ऐसे कुछ बुद्धि दी होती है कि हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देते ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटूंगी। अच्छा। कि महिलाएं नहीं, पुरुष भी इस मामले में होशियार होते हैं। और वो जो हलवाई लोग हैं ना, वो बहुत शानदार खाना बनाते हैं। वो जो वो जो चाशनी की वो बूरे की शक्कर बना देते हैं ना। तो ये गुण तो दोनों में ही है। अब ठीक है, किसने अपने गुण को पहचान लिया बस, और कब उसको उपयोग में ले आए। जी। और एक श्रोता लिखते हैं कि त्योहारों में कभी कभी घर में पार्टी फंक्शन होने पर दही बड़े बच जाते हैं, तो फिर उसे लोग नहीं खाना चाहते तो आप उनकी कचौड़ियाँ बना लें। क्या बात है। बड़ों को दही से निकाल कर उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, हाथ से दबा दबा कर उनका पानी निकाल लें, उन्हें मसल दें। कढ़ाई में तेल, हींग, जीरा और मिर्च का तड़का डालें और थोड़े मसाले, कुट्टी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, नमक को मिलाकर भुने हुए मसाले को बड़ों के साथ भून लें और उसमें बारीक कटा धनिया भी आप मिला लें। आप इस सूखे भुने हुए उड़द की पूरन को गूंदे आटा या मैदा में स्टफ करके कचौड़ी के पराठे बना सकते हैं। क्या बात, क्या बात। एक हमारी सखी लिखती है कि बचे हुए पदार्थ से व्यंजन आप चावल के पकौड़े बना सकते हैं। अगर रोटी बच गई है तो रोटी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। रोटी का पिज्ज़ा बना सकते हैं, रोटी का बर्गर बना सकते हैं। अगर आपके पास में दाल बच गई है तो बच्चों को रोटी पिज्ज़ा बनाकर ज़रूर दीजिएगा, और उसमें अगर बची हुई रोटी का उपयोग हो जाएगा तो बची हुई दाल को तो नहीं, लेकिन बची हुई सब्ज़ी का उपयोग ज़रूर हो जाएगा। और अगर आपकी दाल बच गई तो उसका बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस तरीके से हम बचे हुए पदार्थ को एक पुणे के एक स्वीडिश व्यंजन का रूप भी बना सकते हैं। जी जी जी। ये लिखते हैं कि बची हुई पनीर की सब्जियां, आपके फ्रिज में बची हुई पनीर से आप पनीर की टिक्की बना सकते हैं। अगर सब्जी बच गई है तो उसे साफ धो लें, साफ करके पनीर को नमक, हल्दी और मिर्च मिलाकर भून लें और फिर किसी ग्रेवी में डालकर उसकी सब्जी तैयार कर लें, और या उसे मसल कर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के साथ भून लें और इसका भी स्टफ करके आप पराठे सेक सकते हैं और सैंडविच भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं घर पर बचे हुए भोजन से कुछ व्यंजन बनाए जा सकते हैं। जैसे घर पर दाल बच जाती है तो उसे आटे में गूंथ कर पराठे बनाए जा सकते हैं। चावल बच जाता है तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मटर के साथ फ्राई करके चावल खाए जा सकते हैं, जो बहुत टेस्टी होते हैं। बाकी बासी रोटी का मिक्सी में पीसकर चूरमा बनाया जा सकता है, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। भोजन उतना ही बनाए जो घर में सब खा ले, बाकी फालतू ना बनाए। आटे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में अधिकतर शादी में बहुत अधिक खाना बर्बाद होता है। अगर ज़रूरतमंद को दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो घर घर में भी यही हाल है, खाने की बर्बादी कभी मत कीजिए। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि देखिए, चिकित्सक महोदय कहते हैं कि हमेशा ताज़ा खाएं, कभी भी बचे हुए खानों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना प्रदूषित खाना मिलता है कि शुद्धता की कमी होती है। इसलिए ताज़ा खाइए और स्वस्थ रहिए। एक साथी लिखते हैं कि चने का दाल का तड़का अगर बच जाती तो फिर से इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर इसमें सूख ले और बहुत अच्छी मसालेदार दाल की भरावन तैयार हो जाती है। इसे भी आप गूंथे मुलायम आटे में स्टफ करके आप दाल के पराठे, दाल पूरी बना सकते हैं। चने की दाल की पूरी बिहार का लोकप्रिय व्यंजन है और त्योहार और शादी में ज़रूर बनाया जाता है। यानी दाल को ऐसे सुखा ले उन्होंने कहा कढ़ाई में, और फिर उसे जैसे आलू पराठा बनाते वैसे भर के बना दे। एक सखी ने हमारे लिखा है कि दाल जो है उसी में सारे आटे मिला के उसमें सारा प्याज व्याज डाल के उसके पराठे बनाकर। हाँ, ये बहुत अच्छी रेसिपी और अच्छी भी बनती है। तो सोनाली, ये बात तो सच है कि हमें खाना जो है ज्यादा तादाद में नहीं बनाना चाहिए, सोच समझ कर बनाएं ताकि खाने की बर्बाद भी न हो और फिर हमें बासी खाना खाने की नौबत भी ना आए। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है तो उसकी बहुत सारे तरीके से रेसिपी बनाई जा सकती है, जैसे कि अभी तुम बना के लाई थी और हमारे श्रोताओं ने बनाई है। एक लिखते हैं कि अगर सब्जी बच गई है तो उसमें मिक्सर में पीस लें, उसमें कटा हुआ प्याज, धनिया, थोड़ा अजवाइन, तेल, आवश्यकता के अनुसार नमक, मिर्च पाउडर डाल दें। गेहूं का या ज्वार का, दोनों का आटा आधे आधे से अच्छे से मिक्स कर दें। तवे पर थोड़ा तेल डालकर गोले को पतला सा थाप देते हैं, बीच में उंगली से छेद कर उसमें तेल डालते हैं, ढककर पका देते हैं। बाद में उलटकर दूसरी बाजू भी सेक देते हैं। मक्खन या दही के साथ भी ये गर्मा गर्म थाली पीठ बड़ा स्वादिष्ट लगता है।
हमारे एक साथी ने मीठी रेसिपी भी लिख कर भेजी है कि बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और पेड़े प्रसाद के रूप में शादी ब्याह में बायना के रूप में जुड़े जाते हैं। फिर मैं इन्हें फिर से तोड़ कर थोड़ा कढ़ाई में गर्म कर लेती हूँ, फिर ठंडा करके इस आटे में स्टफ़ करके पराठे सेक लेती हूँ। लड्डू वाले तो पूरन पोली का स्वाद लेते हैं और पेड़ा वाले गुजिया का स्वाद लेते हैं। भाई ये हमारी भूख को और बढ़ा दे रही है। और है ना, बूंदी के लड्डू भी अगर बच जाए तो उसकी खीर भी बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचे हुए पदार्थ से कई व्यंजन बना सकते हैं। वैसे तो ताज़ा खाएं, स्वस्थ रहें। बासी भोजन रोग का घर होता है, लेकिन बाल परिवार में भोजन का बचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा तो रहता है, किंतु महिलाओं को बार बार भोजन पकाने से छुट्टी मिल जाती है, जबकि इस प्रक्रिया से शरीर को आलस से सबसे पहले ही मिलता है। मतलब बासी भोजन करने से आलस से ज्यादा आता है, ये इनका कहना है। जी बिल्कुल, भोजन तो ताज़ा ही करना चाहिए, आप उतना ही बनाएं। और वैसे रोज रोज बनाते हुए हमें अंदाज हो जाता है कि हमें कितना खाना पकाना है। जी। ये तो उस समय की बात है जब आपके घर में कोई मेहमान है, तीज त्योहार है और ज्यादा बच गया है, तो आप उसको हाथों हाथ, जैसे सुबह का खाना शाम को आप करते हैं, ऐसे नहीं कि 3-4 दिन तक रख रहे हैं फिर आराम से सोच के, नहीं तो फिर तो डाल ही देना ठीक है। एक हमारी साथी लिखते हैं, चिकित्सक महोदय ये कहते हैं कि हमेशा ताज़ा खाई, कभी कभी बचे हुए खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बचा हुआ खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना प्रदूषित खाना मिलता है, शुद्धता की कमी होती है, इसलिए ताज़ा खाइए और स्वस्थ रहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बचे हुए पदार्थ से व्यंजन बनाने के लिए हमारे घर में बचपन से माँ ने रोटियों को चिवड़ा और बघारा चावल, जैसे हम फोड़नी का भात कहते हैं, वही बनाते आए। पर कभी कभी नए में रोटियां बची तो अंडे फेंट कर उसमें मसाले डाल के रोटियां भिगोकर तवे पर फ्राई कर देते हैं। मैं कभी चावल बचा तो मिक्सर से पीसकर उसमें इडली बना देती हूँ। सब्जी बचे तो उसमें बेसन, ज्वारी का आटा, चावल का आटा डाल के थाली पीठ बनाती हूँ। तो कभी भाकरी भी बना देती हूँ। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इसी तरह के कमेंट्स लिखे हैं। एक लिखते हैं कि होली के दहन के दिन हमारे प्रांत में कड़ी बड़ी, बहुत तरह की सब्जियों की पकौड़ियाँ, उड़द के बड़े और चावल बनते हैं। पहले कड़ी ही बनती है, वही बड़ी बेसन या उड़द बनाकर अलग से रख दी जाती है। अगाजा होली का दहन में डालने के लिए शाम को बनती है, तो दूसरे दिन बच जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। हरे चने की गोभी, प्याज, आलू, बैंगन फ्री दाल की पकौड़ी, सभी को फिर से प्याज, लहसुन, मिर्च और सभी के मसाले को ग्रेवी बनाकर इसकी सब्जियां बना ली जाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। और एक लिखते हैं कि रात की रोटी बचने पर सुबह उसे हाथ से मसल कर बारीक कर ले में, फिर कढ़ाई में तेल डालकर उसमें राई जीरे का तड़का लगाकर मीठी नीम के हरे पत्ते और हरी मिर्च, प्याज को फ्राई कर लें। मटर हो तो हरी मटर डाल दें, उसके बाद से बारीक हुई रोटियों को डाल दें। ऊपर से हल्की लाल मिर्च, हल्दी और कम नमक, क्योंकि रोटियों में भी होता है, डालकर हल्के पानी के छींटे देकर प्लेट से ढक दें। गैस की मध्यम आंच पर बनाएं। थोड़ी देर बाद कटा हुआ हरा धनिया डालकर बारीक नमकीन डालकर खाएं, स्वादिष्ट लगेगा। और इस तरह से सादे चावल को भी बनाकर खाया जा सकता है। अब तो मेरे मुंह में पानी आ गया है सोनाली, मैं और नहीं पढ़ सकती। तो सोनाली, अब तो घड़ी को देखने से डर लग रहा है कि समय इजाजत नहीं दे रहा है कि अब हम आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा पाएंगे। तो आप सभी को सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।